हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हिस्ट्री जो कि हमारी तमिलनाडु की है। और ये मिडेवल हिस्ट्री हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन ये एंशियंट हिस्ट्री की बुक है जो कि क्लास 11th क्लास की है। इसमें आपको एंशियंट हिस्ट्री और मिडेवल हिस्ट्री दोनों देखने को मिलेगा। तो लास्ट लेसन में हम लोग कहाँ तक यहाँ पे स्टडी किए थे, तो हम लोग यहाँ पे दिल्ली सल्तनत देख रहे थे और खिलजी डायनेस्टी के बारे में पूरी तरीके से डिटेल में देखे थे। किस किस को वो लेसन इंटरेस्टिंग लगा और अच्छा लगा, समझ में आया, क्योंकि काफ़ी अच्छी थी। खिलजी डायनेस्टी के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। आज हम लोग इसमें जितनी भी बची हुई डायनेस्टी है उसको कंप्लीट करेंगे, तुगलक डायनेस्टी, और साथ ही साथ यहाँ पे एक और डायनेस्टी है जो कि मैं भूल रही हूँ, सैयद डायनेस्टी। ओके ऐसे ऐसे नाम भी होते हैं ना ये सारे डायनेस्टी के, बट आप लोग को याद करना है एट एनी कॉस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्रीवियस लेसन देखने के लिए एज यूजुअल आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग आराम से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। स्टार्ट करते हैं हम लोग तुगलक डायनेस्टी के साथ। तो तुगलक डायनेस्टी में देख लीजिए कि इनका कार्यकाल कितना था, 1320 से लेकर 1414 तक। जो फाउंडर थे तुगलक डायनेस्टी के, ये है गियासुद्दीन तुगलक। और गियासुद्दीन तुगलक ने बाद में अपने बेटे जो कि चुना खान थे उनको यहाँ पे भेजा गया कि जाओ बेटा वारंगल के अगेंस्ट में लड़ के आओ। ठीक है, तो वारंगल के अगेंस्ट में लड़ने के लिए अपने बेटे को भेजा गया। उन्होंने वहाँ के जो राजा थे प्रतापा रुद्र, उनको हराया और फिर अपने रिच बूटी में, यानी कि अपने एकदम जो शहंशाह वाला जो घर था उसमें वो रिटर्न हो गए। गयासुद्दीन के द्वारा जो है ना एक फाउंडेशन रखा गया था तुगलाबाद का, और तुगलाबाद के लिए जो कि यहाँ पे दिल्ली के नियर में ही है। उलुग खान के बारे में बात करें तो उलुग खान भी यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत ही अलग तरीके से ना अपने फादर को उन्होंने मारा और फिर उनकी गद्दी पे वो बैठ गए। और उनका टाइटल क्या दिया गया यहाँ पे उलुग खान को, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और 1325 में ऐसा काम किया गया। तो ऐसा काम किया जाता था पहले कि अगर बेटे को बर्दाश्त नहीं हो रहा तो अपने पिता को हटाकर वो खुद बैठ जाते थे। ठीक है, जोक्स अपार्ट, बट ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोग को देखने को मिलता है क्योंकि वो गद्दी जो होती है वो बेटे की ही होती है। तो इस तरीके का भी जो है देखा गया था कि कई बार जो है अपने पिता का ही वध करके वो लोग जो है अपने पुत्र जो है गद्दी पे बैठ जाते हैं। आते ही बात करते हैं हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में ऐसा कुछ खास नहीं है डेटा, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग नहीं बात करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी भी थे, इनके बारे में क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं। वो काफ़ी अट्रैक्टिव कैरेक्टर के थे पूरे मिडेवल हिस्ट्री में। अगर आप किसी का नाम याद करो या ना करो, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री अधूरी है। साथ ही इनकी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस स्कीम भी था, काफ़ी अच्छा खासा इनके द्वारा एक्सपेरिमेंट भी किया गया और उसके बाद नोबल एक्सपेरिमेंट भी किया गया, जिसमें कि आप लोग देखोगे कि काफ़ी अच्छा खासा काम था उनका। वो जितने भी चीज़ें लिखते थे, जितने भी चीज़ें वो यहाँ पर डिस्क्राइब करते थे, काफ़ी फेमस हुआ। और उनकी जो रिलीजियस मैटर में वो बहुत ज़्यादा टॉलरेंट थे, क्योंकि समटाइम्स जो है रिलीजियस मैटर को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, लेकिन उसको वो बर्दाश्त करते थे। डिप्लोमेटिक रिलेशन को भी वो मेंटेन करके चलते थे, इवन बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि इजिप्ट, चाइना और ईरान। उनके द्वारा बहुत सारे लिबरल और बेनिफिशियल रिफॉर्म भी लेकर आया गया था। जैसे कि इससे पहले कल हम लोग ने अलाउद्दीन खिलजी की रिफॉर्म देखी थी, तो यहाँ पे अगर हम लोग इनकी बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है रिफॉर्म लेकर आए थे, बट सारे रिफॉर्म इनके फेल्ड हो गए। ये सबसे बड़ी बुरी बात थी इनकी। ठीक है, कंटेम्प्रेरी अगर राइटर की बात करें तो ये है इसामी, ब्रानी और इब्न बतूता, जो कि वो भी यहाँ पे करेक्ट पिक्चर नहीं देख पाए। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक थे तो बहुत टैलेंटेड, थे तो बहुत अच्छे, इनकी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी भी थी, बट इनके जो राइटर थे जो इनके बारे में लिखते थे और इनके बारे में जो पोर्ट्रे करते थे, वो इनको करेक्ट इमेज नहीं दे पाए, एक अच्छा खासा इमेज नहीं दे पाए। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जो थे ना, वो सिर्फ ओनली दिल्ली सल्तनत थे जिनके द्वारा एक कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेरी यहाँ पे रिसीव किया गया, रिलीजियस और फिलोसफिकल एजुकेशन भी, बहुत पढ़े लिखे भी थे ये। ठीक है, हर एक क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा बहुत अच्छे थे, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत उम्दा यहाँ शासक थे, लेकिन फिर भी ये फेल्ड हो गए काफ़ी कुछ रिफॉर्म लाने में। ट्रांसफ़र किया गया इनका अपना खुद का कैपिटल। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, वो चाहते थे कि देवगिरी जो है इनके सेकंड कैपिटल हो और बाद में जो है साउथ इंडिया को भी बेटर तरीके से वो कंट्रोल कर सके। 1327 में क्या हुआ कि एक्सटेंसिव प्रिपरेशन किया गया कि वो कैसे अपने रॉयल हाउस होल्ड को ट्रांसफ़र करे, और उलेमास और जो सूफीज़ थे उसको दिल्ली से लेकर वो देवगिरी में आ पहुँचे। फिर उसके बाद जो है इनको रीनेम किया गया, यानी कि दौलताबाद कहा गया। देवगिरी को बाद में रिफॉर्म करके इसका नाम चेंज करके दौलताबाद कहा गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी यहाँ पे इन्फोर्समेंट भेजा गया, काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रेट हार्डशिप हुई थी वो भी यहाँ पे दिल्ली के पॉपुलेशन के साथ। जो डिस्टेंस देखा
गया था दोनों प्लेस के बीच में, यानी कि दौलताबाद और दिल्ली के बीच में, ये आपका 1500 से भी ज़्यादा किलोमीटर था। बहुत सारे पीपल्स जो है ना, ये जब आपका जर्नी था, यानी कि जो ये शिफ्टिंग हो रही थी इन दोनों डिस्टेंस के बीच में, इन दोनों कंट्री के बीच में, कंट्री तो नहीं कहूँगी, सिटी के बीच में, तो काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पे लोग थे जो कि पैदल चल के आ रहे थे, तो गर्मी इतना ज़्यादा हो रही थी कि उनके कारण उनको डेथ हो गई। 2 साल के बाद क्या हुआ कि सुल्तान जो है दौलताबाद को भी एवेंडेड कर लिया, और उसके बाद जो है ये फिर वापस से दिल्ली ही रिटर्न हो गए। यानी कि पहले दिल्ली में थे, शिफ्ट थे, वहाँ पे सब कुछ सही था, लेकिन बाद में उनको जो है मन किया कि देवगिरी में चले जाए। देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद रख दिया गया। उसमें कितने लोगों की जान चली गई जब वो शिफ्ट कर रहे थे और गर्मी में कर रहे थे। तो पहले के ज़माने में आप लोग देखते थे कि तरीके का रेलवे नहीं हुआ करता था, एयरपोर्ट्स वगैरह नहीं था, एयरप्लेन नहीं था, तो लोग पैदल चल के या फिर उनके जो सवारी होते थे हाथिया घोड़े, उसके द्वारा जो है वो लोग पहुंचते थे दूसरी जगह पे। तो इस तरीके से वो किए, और उसके बाद क्या हुआ कि बाद में जो है वो दौलताबाद को छोड़ के फिर दिल्ली रिटर्न हो गए। फिर आगे आते हैं और देखते हैं इनके बारे में। टोकन करेंसी, यस, मोहम्मद बिन आता हो और इनकी टोकन करेंसी की बात ना हो, ऐसा भी तो नहीं हुआ है। ऐसा भी हम लोग को देखने को मिला है कि इनके द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो टोकन करेंसी किया गया था। और क्योंकि आपको देखने को मिलेगा उस समय क्या था ना कि सिल्वर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा थी थ्रू आउट दी वर्ल्ड में। तो कुबलई खान जो है वो एक पेपर मनी भी इशू किए थे चाइना में। उसी तरीके का मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि कॉपर कॉइन भी इशू कर दिए, और उसकी जो वैल्यू थी वो सिल्वर टंका कॉइन का ही वैल्यू था। बट वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाया, वो न्यू जितने भी कॉइन्स थे उसके जैसा नहीं चल पाया। गोल्ड स्मिथ भी जो थे वो भी अपने हिसाब से टोकन कॉइन बनाने इस्तेमाल कर दिए, वो लार्ज स्केल में बनाए भी। तो न्यू कॉइन्स जो कि यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया गया था मार्केट में, तो फाइनली जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो यहाँ पे टोकन कॉइन को, टोकन करेंसी को फिर सर्कुलेट करने के लिए वो मना कर दिए थे, और प्रॉमिस किए थे कि वो यहाँ पे सिल्वर कॉइन को कॉपर कॉइन के लिए वो एक्सचेंज करेंगे। बहुत सारे पीपल्स जो है अपने न्यू कॉइन को भी एक्सचेंज किए थे, बट ट्रेजरी जो था वो पूरी खत्म हो गया, यानी कि जितने भी स्टॉक थे वो खत्म हो गया। तो बारनी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो यहाँ पे कॉपर कॉइन था वो हीप ऑफ कॉपर कॉइन जो है अभी भी यहाँ पे रोड साइड में मिलता है तुगलाबाद में। तो ये भी उनके द्वारा कहा गया था कि देखने को मिला था। तो इस तरीके से टोकन करेंसी याद रखना है। एक्चुअली मोहम्मद बिन तुगलक के साथ क्या था कि ऐसा कहते हैं ना कि आप बहुत टैलेंटेड हो, समटाइम्स आप सारी चीज़ों में बहुत बेस्ट हो, लेकिन कुछ भी काम करना चाहो तो उसमें आपको सक्सेसफुल नहीं मिलता है। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, मे बी उनकी जो है लक साथ नहीं देती या फिर डेस्टिनी में वो नहीं होता। सो वॉट एवर, कुछ भी आप कह सकते हो, लेकिन जो भी होता है वैसे ही जो काम किया जाता था वो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ किया जाता था, और होता भी था कि इनकी कुछ भी आइडियाज़ जो थी ना वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती थी सही तरीके से। टैक्सेशन इन द्वाब, द्वाब क्या होता है? द्वाब आप देखोगे ना, जैसे कि दो रिवर है, दो रिवर के बीच में जो ज़मीन होता है उसको द्वाब कहते हैं। लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना रिवर, इसको द्वाब कहा जाता था। तो टैक्सेशन देखने को मिला, तो फेलियर्स हुआ, 2 एक्सपेरिमेंट तो पूरी तरीके से फेल हो गया जो मोहम्मद बिन तुगलक का था। तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना सुल्तान को हर्ट हुआ था। अगर हम लोग देखें कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन तो बहुत ज़्यादा बुरी होने लगी थी, तो अपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ को ओवरकम करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना लैंड रेवेन्यू को बढ़ा दिए, क्योंकि कहीं से तो पैसा आना चाहिए ना। ये शासक लोग को पैसा नहीं आएगा तो कैसे वो अपनी जो है राजगद्दी चलाएंगे और कैसे क्या होगा। तो पैसे आने के लिए वो क्या किए कि लैंड रेवेन्यू जो फार्मर्स का था यानी कि दोआब का, उसको वो बढ़ा दिए। वो एक्सेसिव था, आर्बिट्री स्टेप था फार्मर्स के ऊपर, और एक सीवियर फेमाइन भी आता था, यानी कि आप लोग देखो कि अकाल वकाल तो बहुत ज़्यादा रहता था पहले के ज़माने में। और इससे क्या हुआ ना कि बहुत ज़्यादा जो है सीरियस पीजेंट रिवॉल्ट हुआ, क्योंकि आप लोग सोचो कि फार्मर्स की कंडीशन ऐसी ही अच्छी नहीं होती, ऊपर से इस तरीके का डिमांड करना, भाई पैदावार नहीं हो रहा है, खेती अच्छी नहीं हो रही है, तो किसान भाई जो है लैंड टैक्स देंगे कहाँ से, रेवेन्यू कैसे, उनका टैक्स कहाँ से देंगे। तो सरकार की भी जो यहाँ पे सुल्तान थे उनकी टैक्स, उनकी रेवेन्यू कैसे जनरेट होगी। तो इससे क्या हुआ ना कि बहुत सारे गुस्सा करके जो जितने भी पीजेंट थे उन्होंने यहाँ पे विद्रोह कर दिया। फिर वो जो है विलेज छोड़ के चले भी गए थे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना हार्श मेजर लिए उनको कैप्चर करने के लिए, और बाद में उन सबको पनिश भी किया गया। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये बहुत बुरा काम किया गया, गलत काम किया गया, जिनकी उनकी इमेज जो है ना पूरी तरीके से जो है ना एडवर्स हो गई। बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट भी हुआ सारे लोगों में इनका, क्योंकि फार्मर्स को वो यहाँ पे इतना सताए थे, इतना सताए थे कि उनको बहुत गलत तरीके से जो है ना पनिश भी किया गया था। और बाद में ये जो रिवॉल्ट था यानी कि जो विद्रोह किया गया था पीजेंट्स के द्वारा, उसको पूरी तरीके से क्रश भी कर दिए थे। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाया गया, यानी कि सुल्तान को रियलाइज़ हुआ कि बाद में कि वो सही नहीं किए थे फार्मर्स के साथ। तो वो क्या किए कि कुछ रिलीफ लेने का सोचे कि नहीं, कुछ फार्मर्स को रिलीफ देना चाहिए, एग्रीकल्चर में कुछ प्रमोशन करना चाहिए, तो वो जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनका रियल सॉल्यूशंस लेकर आना चाहिए। तो उनके द्वारा एक स्कीम लॉन्च किया गया जिसमें कि टक्कावी लोन्स था। टक्कावी लोन्स कहने का मतलब है कि जो फार्मर्स हैं उनके लिए एक होप का, कहते हैं ना, एक जो आशा की किरण है वो यहाँ पे निकल कर आई। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन
तुगलक के द्वारा क्या किया गया कि फार्मर्स को यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया गया, ठीक है, क्योंकि फार्मर्स के पास कुछ ना कुछ तो जरिया होना चाहिए ना पैसे लेने का, तो उनको लोन प्रोवाइड किया गया कल्टीवेशन के लिए। और फिर उसके बाद जो है ना इस तरीके के लोन देने से क्या होगा कि फार्मर्स जो है वो अपना बीज खरीद सके, तो जो भी कल्टीवेशन के लिए उनको ज़रूरत है वो सारी चीज़ें अपना ले सके। एक सेपरेट डिपार्टमेंट भी बनाया गया एग्रीकल्चर के लिए जिसको दीवाने को ही कहा जाता है, तो याद रखिएगा ये मैचिंग के लिए आ सकता है क्योंकि इतने दीवाने दीवाने आपका दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलेगा ना, तो एक जगह ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा और टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिएगा। तो ये एग्रीकल्चर में सही सारी चीज़ें होते रहे और जो फार्मर्स को लोन दिया जा रहा है वो भी सही से मॉनिटर होते रहे, तो उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया। मॉडल फार्म अगर हम लोग देखें इस स्टेट के अंदर तो वो कुछ एरिया में यानी कि 64 स्क्वायर माइल्स में जो है वो क्रिएट किया गया था, जिसमें कि गवर्नमेंट जो है ना 70 लाख टंकास तक भी वो यहाँ पे स्पेंड किए थे। ये जो एक्सपेरिमेंट था फर्दर कंटिन्यू किया गया फिरोज तुगलक के द्वारा भी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। रेबिलियन की अगर बात करें तो जो मोहम्मद बिन तुगलक की जो शासनकाल का जो बाद का जो पार्ट था ना उसमें रेबिलियन भी देखने को मिला नोबल्स के द्वारा, प्रोविंशियल गवर्नर के द्वारा। तो ये जो रेबिलियन था हसन शाह का, उसमें क्या हुआ कि मदुरई सल्तनत का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ। 1336 में विजयनगर किंगडम जो है उसका फाउंडेशन हुआ। 1347 में ब्राह्मणी किंगडम का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। औध के जो गवर्नर थे मुल्तान और सिंध जो थे वो भी यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट में जो है लड़ाई करना स्टार्ट कर दिए, रिवॉल्ट विद्रोह करना स्टार्ट कर दिए। गुजरात तागी जो थे वो भी यहाँ पे रिवॉल्ट किए थे मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट में, तो इससे जो है ना बहुत ज़्यादा बुरा कंडीशन हो गया था और हेल्थ जो है मोहम्मद बिन तुगलक की वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी और लास्टली इनकी मृत्यु हो गई थी 1351 में। तो काफ़ी जितने भी अलग अलग जगह के जो शासक थे ना वो मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर जो है रिवॉल्ट करने लगे और इससे थक हार के जो है इनकी ये हालत हो गई। अगर बदवानी के अकॉर्डिंग देखें तो सुल्तान जो थे ना वो फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड पीपल फ्रॉम द सुल्तान, तो वो सुल्तान के ही लोगों के द्वारा वो जाना जाता थे, तो ये सारा बात कहा जाता था, ठीक है। अब उनके बारे में क्या कहा जाता था ये तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जो मेन था उनका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया कि कैसे थे मोहम्मद बिन तुगलक। अब आते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो इनके बाद यानी कि मृत्यु जब हुई मोहम्मद बिन तुगलक की, उसके बाद फिरोज तुगलक आए जो कि एक अगेन इनका एक जो कैरेक्टरिस्टिक है ना वो एक आपको अलग ही देखने को मिलेगा। सबसे पहले आते ये क्या किए कि एक यहाँ पे अपॉइंट किए खाने जहान मकबल। ये क्या था, तेलुगु ब्राह्मण को यहाँ पे वजीर में कन्वर्ट किया गया, यानी कि जितने भी तेलुगु ब्राह्मण थे ना उनको प्राइम मिनिस्टर का दर्जा दे दिया गया। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा काम किया गया। वजीर जो कि सुल्तान को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में और उनकी प्रेस्टिज को मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते थे। तो ये काम जो किया गया था ये फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था। तो कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखिएगा, खाने जहान मकबल, ठीक है। मिलिट्री कंपेन जिसकी अगर देखें तो यहाँ पे जो एक्सेशन हुआ था फिरोज़ का, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी देखने को मिला, यानी कि वो अपने दिल्ली सल्तनत को जो है ना छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटना चाह रहे थे, ना ही किसी के द्वारा बंटवारा करना चाहते थे। तो वो हमेशा दिल्ली सल्तनत को सेव करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी हद तक चले जाते थे। तो इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा दिल्ली सल्तनत को सेफ गार्ड भी किया गया नॉर्थ इंडिया में, और साथ ही साथ जो है ना वो साउथ इंडिया में भी आगे बढ़े, डेक्कन में भी आगे बढ़े। उन्होंने अपना एक्सपीडिशन किया, अपने जो क्षेत्र थे उसको बढ़ाए, बंगाल तक बढ़ाए, बट वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। बंगाल जो था ना वो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल से जो है कुछ समय के बाद फ्री हो गया। फिरोज़ की बात करें तो उनके द्वारा एक कंपेंज भी लीड किया गया था, वो भी जजनागर यानी कि जो मॉडर्न आज के डेट में उड़ीसा है उसके अगेंस्ट में। फिर वो अपने घर वापस लौट गए और काफ़ी जो है टेम्पल्स से वो एक्वायर्ड भी किए थे, और फिर उसके बाद जो है ना वो नागरकोट के अगेंस्ट में वो वॉर किए थे। तो देखिए जो भी यहाँ पे शासक है किसके अगेंस्ट में वो वॉर किए थे, किसके अगेंस्ट में रिवॉल्ट किए थे, ये सारा कभी भी नहीं पूछा जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ज़रूर स्केप कर सकते हैं, याद मत कीजिएगा, एक बार रीड ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में। जो इनका शासनकाल था फिरोज़ तुगलक का, सॉरी, ये काफ़ी ज़्यादा नोटेबल था अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि जिस तरीके से वो अपनी सत्ता को संभालते थे, सत्ता को संभाल के रखना चाहते थे, प्रोटेक्ट करते थे, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी थी। ये स्ट्रिक्ट फॉलो करते थे, जितने भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो भी उनको रूल्स रेगुलेशंस उन्होंने बनाए थे उसको स्ट्रिक्टली वो भी फॉलो करते थे। जितने भी नोबल्स थे उनको वो प्लीड करते थे, उनके जो हेरिडेटरी सक्सेशन था उसको भी एश्योर करते थे, यानी कि जो भी नोबल्स थे उनके जो बेटे थे उनको उनकी प्रॉपर्टी मिल सके। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके द्वारा प्रदान किया जाता था। इक्ता सिस्टम जो था ना वो सिर्फ रिवाइव नहीं किया गया था, बट ये उस समय जो है ना हेरिडेटरी भी बना दिया गया था, यानी कि जो यहाँ पे आपका जो प्रॉपर्टी है, इक्ता सिस्टम में क्या था कि जो प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे पिता से पुत्र को ज़रूर ट्रांसफ़र होगा। अगर इस्लामिक लॉ के हिसाब से देखें तो यहाँ पे टैक्सेस भी लगाया गया था इनके द्वारा, जो फिरोज़ तुगलक थे। जिजिया टैक्स तो आप लोग जानते ही हो, तो जिजिया टैक्स यहाँ पे इम्पोज किया गया था नॉन मुस्लिम में। तो ये बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें क्वेश्चन बन गया है। और ये फर्स्ट सुल्तान थे जो कि इस तरीके का इरीगेशन टैक्स भी लेकर आए थे। तो एक तो जिजिया टैक्स हो गया, दूसरा इरीगेशन टैक्स भी लेकर आए थे। उसी सेम टाइम में क्या हुआ कि इनके द्वारा जो है बहुत ज़्यादा नहर वगैरह भी बनाया गया, कुएँ वगैरह भी बनाए गए, जिससे कि सिंचाई का काम एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छे से हो सके। लॉन्गेस्ट कैनल भी बनाया गया जो कि 200 किलोमीटर तक था, और ये सतलज से हंसी तक भी बनाया गया था। कुछ और कैनल्स भी ये बनाया गया था यमुना और हिसार के बीच में। साथ ही साथ यहाँ पे 1200 फ्रूट गार्डन भी यहाँ पे लगाया गया था पूरी दिल्ली के चारों ओर, जिससे कि अच्छा खासा रेवेन्यू आ सके। स्पेशल टैक्स भी ये 28 आइटम्स में लगाते थे, लेकिन ये लगाया जाता था, लेकिन इनके द्वारा जो है उसको ख़त्म कर दिया गया, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इनके द्वारा रॉयल फैक्ट्रीज भी डेवलप किया गया, जिसको खकराना कारखाना कहते थे, जिसमें कि बहुत सारे स्लेव्स को एम्प्लॉयड किया गया। वो काम करते थे, कारखाना चलता था, काफ़ी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती थी, फिर उनसे उनका रेवेन्यू बनता था। तो 300 न्यू टाउन्स जो थे उनको बनाया गया था इन्हीं के शासनकाल में। बहुत ज़्यादा ये फेमस थे। और फिर उसके बाद जो है ना फिरोज़ाबाद जो कि रेड फोर्ट के बगल में है, वहाँ पे गए, और जिसको यहाँ पे फिरोज़ शाह कोटला भी कहा जाता है। कुछ ओल्ड मॉन्यूमेंट है जैसे कि जामा मस्जिद है, कुतुब मीनार है, वो भी इनके द्वारा ही रिपेयर किया गया था। इनके द्वारा भी एक नया डिपार्टमेंट आपका बनाया गया था जिसको ध्यान रखना है, इसको कहते हैं दीवाने खैरत। ठीक है, फिर आ गया दीवाने, तो ध्यान रखना है दीवाने खैरत, जो कि यहाँ पे जितने भी ऑर्फन्स थे, जो आपके अनाथ बच्चे थे, जो विडोज़ थी, जो कि आपकी महिला होती है जिनके पति का डेथ हो जाता है, तो उनका भी ख्याल रखने के लिए इनके द्वारा दीवाने खैरत बनाया गया। फ्री हॉस्पिटल, मैरिज वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है पुअर मुस्लिम के लिए इस्टेब्लिश की गई थी। फिरोज़ जो है ना वो यहाँ पे कुछ स्कॉलर्स को भी यहाँ पे पैट्रोनाइज़ करते थे, जैसे कि बरानी हो गया, अफीफ हो गया। साथ ही जो है उलेमास के द्वारा भी गाइडेड किया गया था। और ये इनटॉलरेंट थे, जो कि सिया मुस्लिम थे, उनको ये बर्दाश्त नहीं करते थे, सूफीज़ को बर्दाश्त नहीं करते थे। साथ ही साथ जो थे ना हिंदूज़ को वो सेकंड ग्रेड सिटीजन्स जो है उस वैसा ट्रीट करते थे। और जिजिया जो था ना वो हिंदूज़ के लिए था, नॉन मुस्लिम लोगों के लिए था, तो उनके लिए एक अलग से टैक्स लगाया जाता था जिसको जिजिया कहा जाता था। इन दिस रिस्पेक्ट फिर बाद में क्या हुआ कि इनको जो है ना सिकंदर, ये इसके बाद जो है सिकंदर लोदी और औरंगज़ेब जो थे वो इसके पहले थे, प्रिकर्सर थे, सक्सेसर प्रिकर्सर। ओके, बाद में इनके द्वारा जो है स्लेव का जो नंबर था वो भी बढ़ाया गया। उसके बाद जो है यहाँ पे जितने भी डिफीटेड सोल्जर्स थे उसको कैप्चर किया गया, यंग पर्सन को अपने अधीन लाया गया। नंबर ऑफ स्लेव्स बढ़ाना है, यानी कि जितने भी आप लोग देखते होंगे राजा महाराजा के आगे पीछे जितने लोग चलते हैं वो इनके स्लेव ही कहलाते हैं। इनके एक बोलने पे वो लोग सारे काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इंक्रीज़ करके 1,80,000 तक का यहाँ पे स्लेव का नंबर बढ़ा दिया गया। जब फिरोज़ की यहाँ पे डेथ हो गई थी 1388 में, और ये पावर के लिए स्ट्रगल हुआ कि अब इनकी जगह कौन आएगा, तो सुल्तान और नोबल्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा भिड़ंत हो गई। फिर इनके सक्सेसर कौन थे, इनके सक्सेसर को यहाँ पे जो है रेबिलियन में काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ा। और फिर जो यहाँ पे आपका फिरोज़ तुगलक के द्वारा जो बनाया गया था, इनके सक्सेसर को काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ा। इसी के आगे चलते हुए क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत जो है ना वो डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी कि धीरे धीरे जो है आपका डिवाइड होने लगा। बहुत सारे इसी से प्रोविंस निकल कर आए, जैसे मलवा है, गुजरात है, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कह दिए, यानी कि अपना स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिए। जो तैमूर का जो आपका इन्वेजन था 1398 में, उससे ये सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। तैमूर इंटर किए दिल्ली में, और यहाँ पे कोई भी अपोजिशन नहीं था। फिर उसके बाद वो दिल्ली में सैक किए 3 दिन के लिए, और फिर 1000 ऑफ लोगों को वो मार दिए। फिर जितनी भी वेल्थ था, धन था फिरोज़ तुगलक का, उसको वो लूट लिए। फिर वो इंडिया को छोड़कर जो है वो भाग गए। और फिर उसके बाद जो इस तरीके से आप लोग देखो कि तुगलक डायनेस्टी का जो है पूरी तरीके से डेथ हो गया, पूरी तरीके से एंड हो गया। तो यानी कि फिरोज़ तुगलक थे, यानी पहले मोहम्मद बिन तुगलक थे जो कि बहुत अच्छे से चला रहे थे दिल्ली सल्तनत को, लेकिन उसके बाद जो है आपके फिरोज़ तुगलक आए, उनके द्वारा भी डिफरेंट रिफॉर्म्स लाया गया, काफ़ी तरीके से मैनेज किया गया। इनका फुल फोकस था कि दिल्ली को कभी भी टूटना नहीं है, दिल्ली को कभी भी डिसइंटीग्रेट नहीं होना है। लेकिन इनके डेथ के बाद ही ये सारा काम होना स्टार्ट हुआ, और झटके में जो है ना दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से टूट गया। और फिर उसके बाद कौन आए, तो सैयद आए। तो अपने डिपार्चर यानी कि इंडिया से डिपार्चर करने में तैमूर जो है ना वो यहाँ पे खिज़्र खान को एज ए गवर्नर ऑफ मुल्तान वो यहाँ पे अपॉइंट करके गए थे, जब वो दिल्ली को इंडिया को छोड़ रहे थे। उनके द्वारा दिल्ली को कैप्चर किया गया, और फिर सैयद डायनेस्टी आता है 1414 में। ये क्या किया ना कि दिल्ली सल्तनत को कंसोलिडेट करने लगे। उनकी भी मृत्यु हो गई 1421 में। इनके बाद इनके बेटे आए जो कि मुबारक सिंह हैं, मोहम्मद शाह है जो कि उनके बाद आए। तो इस तरीके से आपका चलते रहा। फिर ये है
बहलूल खान लोधी है जो कि यहाँ पे सारी चीज़ को डोमिनेट किए थे। मोहम्मद शाह है, उनकी भी मृत्यु हो गई। उनके बाद फिर यहाँ पे उनके बेटे अलाम शाह आए जो कि सैयद प्रिंस के काफ़ी वीकेस्ट थे, यानी कि ऐसा एकदम कमज़ोर प्रिंस इनको कहा जाता था। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे बहलूल लोधी को पूरी तरीके से गद्दी जो है अपना दे दिया गया था। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लोधी डायनेस्टी आया। तो लोधीस के जो है वो सैयद के बाद आए थे, जहाँ पे कौन थे लोधीस, तो वो अफ़गान थे, अफ़गान पीपल थे। बुलल बुलोदी की बात करूँ तो वो फर्स्ट अफ़गान रूलर थे। फिर उनके बाद जो है ना प्रेसिडेंट्स थे, यानी कि सारे टर्क्स भी थे यहाँ पे। उनकी मृत्यु 1489 में हुई। फिर उनके बेटे जो सिकंदर लोदी थे उनके द्वारा सक्सीड किया गया। सिकंदर लोदी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, ग्रेटेस्ट ऑफ द थ्री लोदी थे। तो यहाँ पे इनके बारे में ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी इन्हीं से बनता है। पूरे बिहार को वो अपने अधीन लाए थे, यानी कि पूरे बिहार की कंट्रोल भी जो है सिकंदर लोदी अपने अधीन लाए थे। तो ये चीज़ याद रखना है। बाद में वो बंगाल को भी अटैक किए थे, फिर फोर्सफुली वो उसको भी अपने टेरिटरी में मिला लिए थे। अपने एम्पायर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो है वो पंजाब से लेकर बिहार तक वो बढ़ा चुके थे सिकंदर लोदी। काफ़ी अच्छे खासे ये एडमिनिस्ट्रेटर थे। इनका भी जो काम करने का तरीका था बहुत अच्छा था, क्योंकि इससे पहले सैयद डायनेस्टी तो उसमें कुछ खास देखने को नहीं मिला। लोधी डायनेस्टी भी जो स्टार्ट हुआ इसमें भी खास देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ काम बहुत अच्छा हुआ यहाँ पे सिकंदर लोधी आने के बाद। रोड्स वगैरह बनाए गए, बहुत सारा इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया, क्योंकि ये समझते थे कि कैसे रेवेन्यू जनरेट करना है। एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे। साथ ही यहाँ पे पिजेंट्री को बेनिफिट हो इस पर भी ये काम करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ ना कि इनके द्वारा हिंदू टेम्पल्स को बहुत ज़्यादा तोड़ा गया, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस भी लगाया जा रहा था हिंदूज़ के लिए। तो ये सिर्फ ग्रेट लोधी सुल्तान ही नहीं थे, बट ये स्ट्रॉन्ग और पावरफुल भी थे। सिकंदर लोधी की बात करें तो फिर इनके जो एल्डेस्ट सन थे इब्राहिम लोधी वो आए, जो कि काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट माना जाता है, घमंड टाइप के थे वो काफ़ी नॉवेल्स की जो है ना पूरे कोर्ट में ही सबके सामने वो इंसल्ट करते थे, उनको ह्यूमिलेट भी करते थे। फिर ये सारे नेबल्स जो भी नोबल्स थे ना वो जो रिवॉल्ट किए, फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे इब्राहिम लोधी की भी डेथ हो गई। उनके खुद के चाचा जो अलाउद्दीन थे वो भी रिवॉल्ट किए। दौलत खान लोधी जो कि पंजाब के गवर्नर थे उनका भी इंसल्ट किया गया था, डिसअफेक्शंस देखने को मिला, यानी कि बिल्कुल भी यहाँ पे कोर्टियर और जो किंग थे उनके बीच में कोई भी सहानुभूति नहीं था, प्यार नहीं था, ग्रेटली डिसप्लीजेड था। यानी कि यहाँ पे इब्राहिम की जो यहाँ पे एरोगेंस थी उससे सारे लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, कोई खुश नहीं था। दौलत खान के लोधी जो थे वो यहाँ पे बाबर को इन्वाइट किए थे कि वो इन्वेट करे, इंडिया में आए। बाबर फिर दिल्ली के अगेंस्ट में गए और डिफीट किए, फिर इनको हरा दिया गया, फिर इब्राहिम लोधी को मारा गया, वो भी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अफ़गान किंगडम जो थे वो यहाँ पे 70 ईयर्स तक अपना राज किए। तो इसमें आपका जितना भी लोधी डायनेस्टी पड़े उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ पानीपत। ओके, और ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है 1526 में। ये पूछा जाता है कि किन दो लोगों के बीच में था, तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। फिर बाबर के द्वारा इब्राहिम लोधी को हरा दिया गया था, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट आवर दिल्ली सल्तनत। तो थोड़ी सी मैं यहाँ पे समराइज़ कर दूँ, लेकिन देख लेते कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़े हैं पूरी तरीके से। दिल्ली सल्तनत का पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें, रूलर ऑफ यहाँ पे जो स्लेव डायनेस्टी थे, ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, रज़िया के बारे में, बलबन के बारे में और उनकी क्या क्या अचीवमेंट थी, ये सारी चीज़ें हम लोग देखें। खिलजी डायनेस्टी के बारे में देखें, अलाउद्दीन खिलजी की मिलिट्री अचीवमेंट और बहुत सारे जो रिफॉर्म किया गया था। तुगलक डायनेस्टी के बारे में देखें, मोहम्मद बिन तुगलक की अचीवमेंट देखें, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस देखें। फिरोज़ तुगलक और उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखें। सैयद है, लोधीज़ है, और यहाँ पे दिल्ली सल्तनत किस तरीके से डिक्लाइन हुआ, ये भी चीज़ें हम लोग देखें। ठीक है, आइए थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी के साथ। तो तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक सबसे ज़्यादा जो है एजुकेटेड किंग थे। ठीक है, इनके द्वारा जो आपका इंट्रोड्यूस किया गया था वो टोकन करेंसी किया गया था। उसके बाद यहाँ पे कुबलई खान था। कुबलई खान क्या है, तो कुबलई खान जो है मनी है, वो भी चाइना में इनके द्वारा जो है एक तरीके का मनी को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर यहाँ पे अगर मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो कॉपर कॉइन को इशू किए, जिसका यहाँ पे मूल्य जो था वो सिल्वर टंका कॉइन के ही बराबर था। फिर यहाँ पे टक्कावी लोन लाया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, जो कि यहाँ पे लोन फॉर कल्टिवेशन था एग्रीकल्चर सेक्टर में। दीवाने कोही एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए। इसके बाद आते हैं फिरोज़ शाह तुगलक। ठीक है, इनके द्वारा सबसे पहला जो काम किया गया था वो तेलुगु ब्राह्मण को कन्वर्ट किया गया था। ठीक है, और ये किसके द्वारा, तो खाने जहाँ मकबल यहाँ पे आपका लाया गया था। जिजिया टैक्स था नॉन मुस्लिम के लिए, और ये फर्स्ट सुल्तान थे जिनके द्वारा इरिगेशन टैक्स लाया गया था। दीवाने खैरत है, दीवाने खैरत कहने का मतलब है कि जितने भी यहाँ पे ऑर्फन्स है और विडो लोग थे उनका टेक केयर करने के लिए लाया गया था। इसके बाद आते हैं सैयद डायनेस्टी।
सैयद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो खिर्स खान थे। फिर इनके बेटे जो है मुबारक शाह आए। फिर उसके बाद इसमें कुछ खास नहीं है, आते हैं डायरेक्ट लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे बोहलल खान लोधी, जो कि अफ़गानी थे। उसके बाद सिकंदर लोधी आते हैं। सिकंदर लोधी जो है काफ़ी ज़्यादा विस्तार किए, पंजाब से लेकर बिहार तक काफ़ी पावरफुल थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी, यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनका शासनकाल भी रहा और ये भी थे। फिर इसके बाद इनके बेटे जो है इब्राहिम लोधी आए। तो इब्राहिम लोधी के द्वारा जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया बाबर के द्वारा, जिसमें कि इब्राहिम लोधी को हरा दिया गया था। ठीक है, इसके बाद आगे और देखने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा और भी चैप्टर, क्योंकि मिडेवल इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके और भी एग्जाम के लिए। यूपीएससी में आप जैसे 2019 में देखे थे कि मिडेवल इंडिया से भी क्वेश्चंस पूछ लिया गया था, तो आप इस तरीके का अनुमान नहीं लगा सकते कि कहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछा जा सकता है। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए मुझे मोटिवेट करने के लिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।